हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो हमारी आधारित होने वाली है इंटरनेशनल रिलेशन पे, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रीटीज, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियां। तो यहाँ पे आप विभिन्न प्रकार की जो ट्रीटीज है, जो कन्वेंशन है, उनको पढ़ते हैं। दूसरा है ह्यूमन राइट पे, यानी जो मानव अधिकार है उन पे। तो मानव अधिकार से संबंधित भी बहुत सारी ट्रीटीज है, बहुत सारे कन्वेंशन है, बहुत सारे प्रोटोकॉल है। तो उन पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिनको आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं टीसीटी एग्जाम के लिए, पीजीटी एग्जाम के लिए एंड यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। इसके अलावा राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम है उन सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको कुछ संधियां दी हुई है और आपको इन संधियों को क्या करना है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं संधियों के नाम आपके क्या क्या है। केमिकल वेपन कन्वेंशन, यानी रासायनिक हथियार से संबंधित कन्वेंशन है, जिसको आप CWC भी कहते हैं। दूसरा है आपके पास बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, यानी जो जैविकीय हथियार होते हैं उससे संबंधित एक कन्वेंशन है। फिर है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज, यानी परमाणु अप्रसार संधि। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इन सब में आपको बताना है कि पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया और सबसे लास्ट में कौन आया। तो ये आपका ऑप्शन है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले इन सभी में आपकी कौन सी आई है, वो है परमाणु अप्रसार संधि, जो कि कब आई थी, 1968 में आई थी, 1968 में आई थी। और ये आपकी लागू होती है 1970 में। और भारत ने इसको साइन नहीं किया है क्योंकि इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का मानता है, यानी भेदभावपूर्ण मानता है। तो इसमें ये प्रोविजन था कि जिन भी देशों ने आपका 1968 से पहले अपने परमाणु हथियार बना लिए हैं या टेस्ट कर लिए हैं, परीक्षण कर लिए हैं, अब वही देश आपके क्या होंगे, परमाणु शक्ति संपन्न देश होंगे। इसके बाद आपका कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, यानी निशस्त्रीकरण से आपकी संबंधित थी। तो इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज ने इस पे साइन नहीं किया। और दूसरी ट्रीटीज है आपकी, दूसरा आता है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। तो ये आपका 1972 में आई थी, जो कि बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं उनसे संबंधित है। जैसे आपने सुना होगा कि कोविड-19 को भी एक बायोलॉजिकल वेपन्स के तौर पे जाना जाता है। तीसरा है आपके पास CWC, यानी केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये आपका 1993 में आया था और 1997 के अराउंड ये आपकी लागू हुई थी। फिर आता है CTBT और ये 1996 में आई थी। और ये एक ऐसी ट्रीटीज है जो आज तक आपकी लागू नहीं हुई है, इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, और इंडिया ने इसको भी आपका साइन नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है आपका C, यानी 1968, उसके बाद B, उसके बाद है आपका A, उसके बाद है D। तो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो NPT 1968 में आई थी और बायोलॉजिकल जो टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन है 1972, CWC 1993, CTBT 1996। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NPT। तो NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि के संबंध में आपको कुछ कथन दिए हैं, उस पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि इट वॉज साइन इन 1968, यानी जो परमाणु अप्रसार संधि थी उसमें 1968 में हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट ऑप्शन इज इट रिकॉग्नाइज 5 न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट, यह 5 परमाणु हथियार संपन्न देशों को मान्यता देता है, यानी जो P5 कंट्रीज है उन्हीं को परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है। तीसरा है आपका, इंडिया इज द सिग्नेटरी टू द ट्रीटी, भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश है। इट प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। सो आपके पास ऑप्शन है 1 2 1 2 4 2 3 1 2 3 4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, एक जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे एलिमिनेट करना है, वो है इंडिया ने इसको कभी भी आपका साइन नहीं किया था।
और ये आपका 1968 में आई, बिल्कुल सही है, 1970 में लागू हुई थी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, इट रिकग्नाइज 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजेता देश थे, जिनको कि P5 देश भी कहा जाता है, जो कि यूएनओ की जो स्थायी सदस्य है, वहां पे परमानेंट मेंबर है, जिनके पास वीटो पावर है। केवल उन्हीं देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश मानते हैं और अन्य देशों को आपका हथियार परीक्षण पे रोक लगाते हैं। इंडिया इज आ सिग्नेटरी टू द ट्रीटी, नॉट इंडिया ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी आपका माना है। इट प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ एनर्जी, तो ये परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4। तो इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू एनपीटी, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है, तो देश नहीं है। और जो आपका पीसफुल उपयोग यहाँ पे आया है 1957 में, आपका IEIA आपने सुना होगा, जो आपका जिसको नोबेल प्राइज भी दिया गया है, वो आपका परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नाम है उसका। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द ट्रीटी विथ इट्स सब्जेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संधि उसके विषय से सही मिलान करता है। टीटी से आपके BWC का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बिल्कुल सही है। CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन, बिल्कुल ठीक है। फिर है आपका CTBT, ये आपका न्यूक्लियर टेस्टिंग से परमाणु परीक्षण से संबंधित थी। फिर आपका SALT II, ये आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आपका सही मिलान करता है, तो आपका राइट आंसर होगा, तो ये वाला आपका नहीं है। ये कब आया था आपका 1979 में आया था। पहले तो SALT I आती है आपकी कब 1972 में, फिर आपका SALT II जो ट्रीटीज है वो 1979 में आती है, जिनका ये आपका सोवियत रशिया और USSR के मतलब USA के मध्य साइन हुई थी, जहाँ पे जो आपके न्यूक्लियर वेपन थे उनको कम करने से संबंधित संध्याएं है ये। तो ये आपका क्लाइमेट चेंज से नहीं होगी। फिर है START I, आपने पढ़ा होगा 1991 में आपकी आई थी। START II भी आई थी आपकी 1993 पे। फिर आपने पढ़ा होगा जो 2010 में आई थी न्यू स्टार्ट ट्रीटीज, और 2026 में जाके खत्म हो गई है। ये आपका USA और सोवियत रशिया यानी रूस के मध्य साइन हुई थी। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। तो SALT आपका यहाँ पे ठीक नहीं है। तो SALT डील्स विद स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर आर्म लिमिटेशन, नॉट क्लाइमेट चेंज। तो ये रणनीतिक परमाणु हथियार नियंत्रण से संबंधित संधि थी, ना कि जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट क्रोनोलॉजिकली, निम्न मानवाधिकार दस्तावेजों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों के अधिकार से संबंधित जो कन्वेंशन है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी मानव अधिकार से संबंधित जो डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र है आपका। जिनेवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर ऑफ वॉर, तो जो आपके युद्धबंदी होते हैं उनसे संबंधित। एंड CEWAW कन्वेंशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन से आपका संबंधित है। तो यहाँ पे आपको इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो आपको बताना है, पहले कौन सा आया। तो सबसे पहले आता है आपका जिनेवा कन्वेंशन। तो ये आपका 1929 में आया था पहली बार, और 1950 और 49 के मध्य ये आपका क्या होता है, रिवाइज्ड होता है। तो जिनेवा कन्वेंशन आपके बहुत सारे हैं। फिर है यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो 10 दिसंबर 1948 में जो मानव अधिकारों को घोषणा पत्र है वो आपका आता है। तो आपको पता होगा कि 10 दिसंबर को ही आपका जो नोबेल प्राइज है, बहुत सारी चीजें इसी दिन आपकी दी जाती है। और फिर है जो महिलाओं से संबंधित एक कन्वेंशन है 1979 है ये, जो भेदभाव से संबंधित है। और चाइल्ड राइट से आपका 1989 वाला है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले आपका कौन सा आया था, तो जिनेवा कन्वेंशन 1929, ये प्रिजनर ऑफ वॉर यानी युद्धबंदी होती है उनसे संबंधित है। फिर है ये 1948 में। फिर है CRC यानी चाइल्ड राइट 1989 में। फिर है वुमेन से संबंधित 1979 में। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे
सी के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद ए। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल वेपन कन्वेंशन, यानी रासायनिक हथियार सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट एंटर इनटू फोर्स इन 1997। तो अभी मैंने बताया था कि रासायनिक हथियार सम्मेलन जो कि 1993 में आपका आता है और 1997 में आपका फोर्स में आता है, यानी लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास इट बैन्स डेवलप एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल वेपन्स, यह रासायनिक हथियारों के निर्माण भंडारण पर प्रतिबंध लगाता है, यानी जो केमिकल वेपन्स होते हैं उनका डेवलप करना, उनको विकसित करना और उनका जो स्टोरेज है उन पे प्रतिबंध लगाता है। इट इज मेंशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसकी निगरानी OPCW द्वारा की जाती है। इट बैन न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, ये रासायनिक हथियारों के निर्माण और भंडारण पे प्रतिबंध आपका लगाता है। तीसरा ऑप्शन है OPCW के द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। एंड चौथा ऑप्शन है आपके पास कौन सा? यह परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है। तो यह परमाणु हथियारों पे प्रतिबंध नहीं लगाता है, बल्कि केमिकल जो वेपन होते हैं, रासायनिक जो वेपन होते हैं, केवल उन पे प्रतिबंध लगाता है। सो योर राइट आंसर इज 1 2 3। सो देख लेते हैं इसका आपका जो व्याख्या है वो। तो केवल रासायनिक हथियारों से संबंधित ट्रीटीज है ये, नॉट सभी परमाणु हथियार को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि उनके लिए आपके डिफरेंट टाइप की ट्रीटीज है। फिर आता है विच ट्रीटीज हैज नॉट येट एंटर्ड इनटू फोर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी ट्रीटीज अभी तक फोर्स में नहीं आई है, अभी तक आपकी लागू नहीं हुई है? तो NPT आप सभी को पता है 1968 में आई थी और केवल P5 कंट्रीज को न्यूक्लियर संपन्न देश मानती है और 1970 में लागू होती है। इंडिया ने साइन नहीं किया था, ईरान ने इसको साइन किया है, उत्तरी कोरिया ने इसको साइन किया था, लेकिन 2006 में वो आपका बाहर आ गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी इस पे हस्ताक्षर नहीं किए है। इसके अलावा जो इजराइल है उसने भी इसको साइन नहीं किया है और दक्षिणी सूडान है जो कि 2011 में एक नई कंट्रीज बनी है, उसने भी बाद में इसको साइन नहीं किया है। तो बहुत सारी लगभग 5-6 कंट्रीज ने इसको आपका साइन नहीं किया है। उत्तरी कोरिया आपका बाहर हो गया है। फिर है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में आया है आपका और CWC 1993 में आया था और 1997 में आपका इम्प्लीमेंट हुआ था, केवल रासायनिक हथियारों पे रोक लगाती है। और CTBT 1996 में आया था आपका, ये कहती है कि आप ना तो धरती पे परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, ना आप जल में परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, ना आप आकाश में परमाणु परीक्षण कर सकते हैं यानी स्पेस में, ना ही आप अंतरिक्ष में, कहीं भी आप वेपन्स टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में वेपन टेस्ट कीजिए अगर आपको करना ही है, क्योंकि परमाणु हथियार जो है दुनिया को बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो CTBT आज तक फोर्स में नहीं आई है, लेकिन ये आपकी साइन हुई थी 1996 में, भारत ने भी इसको साइन नहीं किया है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। We will move ahead our next question. So CTBT has not entered into force because required countries have not ratified it. So जो बड़े बड़े देश थे जैसे कि USA हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन सभी ने इनको अनुमोदन ही नहीं दिया था, इस पे इनको मतलब रेक्टिफाई नहीं किया था। यानी आपको पता होगा कि एक तो साइन करना होता है, दूसरा रेक्टिफाई करना होता है अपनी देश की पार्लियामेंट में, तो यहाँ पे उन्होंने वो आपका नहीं किया था। दूसरा ऑप्शन आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BTWC यानी बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन वाज द फर्स्ट ट्रीटीज बैनिंग एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी जो BTWC है आपके व्यापक विनाश के हथियारों की पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली संधि थी। CTBT बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लॉइजन, और जो CTBT है सभी प्रकार की जो परमाणु विस्फोट है उन पे प्रतिबंध लगाती है। सॉल्ट वॉज फुली रेक्टिफाइड बाय द US सीनेट, सॉल्ट को अमेरिकी सीनेट ने पूर्ण रूप से अनुमोदित किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपके सही ऑप्शन कौन से है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो सॉल्ट सेकेंड है कब आई आपकी 1972 में आई और
ये आपका जो अमेरिकी सीनेट है उसने इसको पूरी तरह से क्या नहीं किया, रेक्टिफाई नहीं किया, उसको पूरी तरह से आपका अनुमोदित नहीं किया था। तो ये आपके जो व्यापक विनाश के हथियार होते हैं जिनको आप BWC भी कहते हैं, जो कि काफी मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, काफी नुकसान पहुंचाते हैं। CTBT आपका बिल्कुल सही है, 1996 में आपकी आई थी, आज तक रेक्टिफाई नहीं हुई है। फिर आपका US सीनेट वाली जो सॉल्ट स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटीज है, वो आज तक आपका US जो सीनेट थी उसने पूरी तरह से फुल्ली रेक्टिफाई इसको नहीं किया था। तो यहाँ पे व्याख्या है, सॉल्ट सेकेंड वॉज साइन बट नेवर फॉर्मली रेक्टिफाइड। कौन? अमेरिका ने इसको नहीं किया था। ओके, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। दूसरा आता है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और CWC। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो CTBT 1968 में आई थी, यस कि नो? नो नहीं आई थी यहाँ पे। और आपका CWC बिल्कुल सही है, और आपका NPT भी आपका 1996 में, तो एक आपका 2 होगा, और CTBT 1996 में, और ये बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो आपका व्याख्या तो यहाँ पे आपकी नहीं है। नेक्स्ट है आपका विच कन्वेंशन फोकस स्पेसिफिकली ऑन वुमेन्स राइट। कौन सा सम्मेलन विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार से संबंधित है? तो CRC किससे संबंधित है? जो चाइल्ड राइट होते हैं उनसे संबंधित है। 1989 में आपका आया था। UDHR मानव अधिकार से संबंधित है, 1948 में आया था आपका। और जो मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसमें आपने देखा होगा कि जो 1900 मतलब कब आया था? भारत ने 1993 में इसको बनाया था। फिर आपका यहाँ पे जब बात करें तो उत्तराखंड ने राज्य मानव अधिकार आयोग 2011 में आपका बनाया था, और 2000 कब ये फुल्ली मतलब लागू हुआ था? 13 मई 2013 को। और यहाँ पे आपका 30 अनुच्छेद है इसके से संबंधित। जिनेवा कन्वेंशन 1929 में आया था, और फुल्ली दूसरा वाला 1959 में आपका आया था। तो जो महिलाओं से संबंधित है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1979 में आपका आया था। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1979 में ये आपका आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। तो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करने से संबंधित है CEWA DAW। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट CTBT। तो इट प्रॉफिट ऑल न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लॉइजन। तो यह सभी परमाणु परीक्षण प्रतिबंधों पे मतलब परीक्षणों पे, विस्फोट पे क्या लगाती है? प्रतिबंध लगाती है। इट एंटर इनटू फोर्स इन 1996। इंडिया हैज नॉट साइन दैट ट्रीटी। तो यहाँ पे इससे संबंधित कौन सा कथन आपका सही है? तो सभी प्रकार का जो परमाणु परीक्षण है उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, चाहे आपका वायु हो। तो आप ना तो वायुमंडल में परीक्षण कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में, ना तो आप धरती पे परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, ना आप आकाश में परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। अगर आपको न्यूक्लियर टेस्ट करना है तो आप प्रयोगशाला में कीजिए, लैबोरेटरीज में कीजिए। तो ये बिल्कुल सही है, 1996 में आई थी, एंड भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो ये आपका और जो कथन है वो आपके सही है यहाँ पे। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1 और 3। तो 1 और 3 तो यस, यहाँ पे पूछा है लागू ही है। तो यहाँ पे अभी तक ये आपकी फोर्स में यानी लागू नहीं हुई है, केवल साइन की गई थी 1996 में बहुत सारे देशों द्वारा, लेकिन जो मेजर कंट्रीज थी उन्होंने इसको लागू नहीं किया, रेक्टिफाई नहीं किया। तो तभी आपका सेकेंड आंसर आपका क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि मैं हो चुकी थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। तो CTBT was adopted in 1996 but has not entered into force। तो 1996 में जरूर आई थी, लेकिन अभी तक आपकी लागू नहीं हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर है उनसे संबंधित है। तो उनकी पुस्तकों के बारे में आपको बताना है, उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पहली पुस्तक है द 20 ईयर क्राइसिस, यानी 20 साल का जो क्राइसिस था उससे संबंधित। किसने लिखी है ये पुस्तक? तो ये पुस्तक लिखी है E.H. कार ने 1939 से आपका ऐसे इसका डेट है। द ग्रेट इल्यूजन किसकी है? नॉर्मन एंजल्स की है, जो कहते हैं कि मतलब जो युद्ध होता है केवल विनाश ही विनाश आपका लाता है, युद्ध में कभी कोई विजेता नहीं होता है, युद्ध में सब क्या होते हैं? हारते ही हारते हैं। द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किसकी पुस्तक है? नेक्स्ट है आपका द प्रॉब्लम ऑफ वॉर एंड पीस किसकी है? तो इन सब में आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक सबसे पहले आपकी आई थी। तो सबसे पहले आपकी आई थी कौन सी? 1909 में द ग्रेट इल्यूजन, जो कि नॉर्मन एंजल्स की पुस्तक है। उसके बाद ये दो ग्रेट मतलब इल्यूजन पुस्तक है, वो एक आदर्शवादी विचारक है, कौन? नॉर्मन एंजल्स, उनसे संबंधित है। तो आप यहाँ पे इससे आइडिया लगा सकते हैं। सबसे पहले आपका आइडियलिज्म आता है, उसके बाद यथार्थवाद, यानी आइडियलिज्म और जो रियलिज्म होता है उसका जो ट्रांजिशन फेज होता है। जो आइडियलिज्म कहता है कि कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन 20 साल बाद आपका क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। तो E.H. कार काफी क्रिटिसाइज करते हैं आदर्शवादियों को, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 20 ईयर क्राइसिस करके। तो 1939 के राउंड ये पुस्तक आपकी आती है। फिर तीसरी पुस्तक है आपकी कौन सी? 1918 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है आपका द प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर एंड पीस। फिर आपका आती है द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये पुस्तक भी 1960 में आई थी। तो ये गेम्स थ्योरी के एक थिंकर है, उन्होंने लिखी है ये पुस्तक। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें आई थी द ग्रेट इल्यूजन 1909 में, फिर वॉर एंड प्रॉब्लम ऑफ वॉर एंड पीस 1918 में, फिर आपकी आई थी कौन सी? द 20 ईयर क्राइसिस 1939 में, और लास्ट द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक आई थी। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है, अगर बात करें तो सबसे पहले ये किससे संबंधित है? एक पुस्तक जो ग्रेट इल्यूजन हुआ वाली है वो आपकी लिबरलिज्म से संबंधित है, यानी जो आदर्शवाद है, जो उदारवाद है, उससे संबंधित है। रियलिज्म से संबंधित कौन सी है आपकी? जो E.H. कार है। और स्ट्रैटेजिक स्टडी से संबंधित कौन सी है? जो लास्ट वाली आपकी थी, जो कि गेम्स थ्योरी के सिद्धांत थिंकर है, उन्होंने लिखी। मार्टिन कॉपलान मॉडल्स। तो मार्टिन कॉपलान ने आपका कुछ मॉडल्स दिए हैं, जो जिनमें 6 मॉडल आते हैं, उनकी एक पुस्तक भी है, उन्होंने उस पुस्तक में अपने ये मॉडल आपके दिए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाइट बाइपोलर सिस्टम, यानी जो द्विध्रुवीय देश था, मतलब जो आपका शीत युद्ध के समय पूरा वर्ल्ड आपका 2 ब्लॉक्स में डिवाइड था। तो पहले वो बहुत टाइट था, मतलब बहुत ही कठोर, तो उसको कहा जाता है टाइट बाइपोलर सिस्टम, यानी चुस्त द्विध्रुवीय प्रणाली। फिर है यूनिवर्सल सिस्टम, सार्वभौमिक प्रणाली, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन प्रणाली, और पदानुक्रमित प्रणाली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सबसे पहले आया। तो सबसे पहले आया था आपका कौन सा इन सब में? बैलेंस ऑफ पावर। तो सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बैलेंस ऑफ पावर, यानी पारंपरिक यूरोपीय व्यवस्था आपकी चल रही थी। उसके बाद आपका क्या हुआ कि 1945 में वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हो जाता है, और उसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत होती है। तो पहले तो बहुत कठोर थे दोनों, तो कठोर शीत युद्ध की कठोर द्विध्रुवीय, तो धीरे धीरे वो आपकी जरा सा ढीली पड़ने लगती है। तो फिर आपका यूनिवर्सल शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन, फिर हायरार्किकल यानी विश्व सरकार जैसी स्थिति। तो इस तरह से जो 6 मॉडल है उन्होंने व्यवस्थित क्रम में उसको मैं बताया है। तो ये मार्टिन कापलान के कुछ मॉडल्स थे। फिर आता है इंडिया यूएस रिलेशन से संबंधित आपका कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि कौन सा पहले आए। तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील्स आपकी कब होती है? 2005 में, और 2008 तक आपकी चलती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय आपके प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। दूसरा है नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो रणनीतिक साझेदारी के लिए अगले कदम की शुरुआत होती है यूएस के साथ आपकी कब? 2004 पास में। फिर है हाइड एक्ट, जिसको कि 123 एक्ट भी कहा जाता है, और जो न्यूक्लियर एक्ट है यूएस के साथ उसी को आपका हाइड एक्ट भी कहते हैं। तो ये भी 2005 में आपका हुआ था। फिर है इंडो यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो ये आपका कब हुआ था? इंडो यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ये आपका हुआ था
2005 में। तो ये आपका संबंधित है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर डील आई थी 2008 में। फिर आपका आया था सबसे पहले डिफेंस फ्रेमवर्क हुआ था 2005 में, फिर NSSP 2004-5 में, फिर हाइट एक्ट 2006 में, फिर न्यूक्लियर डील्स 2008 में। तो ये न्यूक्लियर जो डील हुई थी उसी से संबंधित है, जिसको कि 123 एग्रीमेंट के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी के क्रमिक विकास को दर्शाता है। तो भारत और अमेरिका के बीच जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी वो आपकी 2010 में आपकी होती है, जबकि रूस के साथ हमारी 2002 में होती आती है, और 2010 में आपकी स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आपकी होती है, जो कि अभी इटली के साथ आपकी हुई है। गेट के कुछ राउंड यहाँ पे बताए हैं। गेट आप सभी जानते हैं WTO का प्रीकर्सर है, यानी इससे पहले आया था, और WTO इसका उत्तराधिकारी है। और गेट आपको पता होगा कि एक मतलब इनफॉर्मल यानी अस्थायी समझौता था, जिसमें कि व्यापक नहीं था, इसलिए हमने बाद में आपका WTO में इसको कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे कुछ राउंड है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे WTO के। तो आपको बताना है कि गेट के इन दौर को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका एक टिक है DKT और UM। तो सबसे पहले आया था आपका डिल्लन दौर राउंड, फिर है कैनेडी दौर यानी कैनेरी राउंड, फिर है आपका टोक्यो राउंड, फिर है उरुग्वे राउंड, फिर है आपका जो लास्ट में होता है मराकेश वाला, जिससे WTO की स्थापना होती है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। तो डिल्लन राउंड 1960 में आया था, कैनेरी राउंड 1964 में, फिर टोक्यो, फिर उरुग्वे, फिर जो लास्ट में आया था मराकेश राउंड हो गया आपका। तो DKTUM डकैत आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे करके आपके याद रखा था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड वॉर के कुछ इवेंट आपको दिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोल्ड वॉर से संबंधित इवेंट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था, 1962 में हुआ था। और जो कोरियाई युद्ध है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य 1950 से 1953 में। फॉर्मेशन ऑफ नाटो 4 अप्रैल 1949 में। और फॉल ऑफ बर्लिन वॉर, तो बर्लिन वॉर गिरी थी आपकी 1989 में, जिसके बाद आपका शीत युद्ध का अंत होता है। तो सबसे पहले बात करें तो बी के बाद आया था आपका बी नहीं, सबसे पहले नाटो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद आता है कोरियन वॉर, उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट, और लास्ट में फॉल ऑफ बर्लिन वॉर। तो फॉल ऑफ बर्लिन वॉर लास्ट में। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो नाटो, फिर कोरियन वॉर, फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, फिर बर्लिन वॉर का आपका मतलब जो जर्मनी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट जो कि जो US UK ये सब उस पे रूल कर रहे थे, उस पे वो कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और 1948 के अराउंड 1961 में ये आपका वो हुआ था। 1948 में तो पहले बर्लिन संकट आता है, फिर वॉल बनती है 1961 के राउंड, फिर टूटती है 1989 में। फिर आपका जो आपका ईस्टर्न वाला पोर्शन है उस पर USSR यानी सोवियत रशिया के उसमें था वो। फिर बाद में जर्मनी फिर से आपका एक हो जाता है दोबारा। बहुत पहले जर्मनी का एकीकरण आपने सुना होगा, बिस्मार्क ने किया था। फिर 1989 में फिर से वॉल टूट जाती है, और उसके बाद क्या होता है, शीत युद्ध का अंत होता है 1991 में जर्मनी, जिसको कि एक महत्वपूर्ण कॉज आपका माना जा रहा था। दिस सीक्वेंस रिप्रेजेंट द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वॉर। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं आपकी। तो आपको बताना है कि पोखरण जो टेस्ट है, जिसको कि ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी आपका जाना जाता है, कब हुआ था, 1998 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से 11 से 13 मई ये आपका चला था, और यहाँ पे 5 टेस्ट आपके किए गए थे। दूसरा है बांगडुंग सम्मेलन, ये 1995 में हुआ था, जहाँ पे आपका जो एफ्रो और आपका अफ्रीकन नेशन है वो आपके मिले थे, जो कि अभी अभी आपके स्वतंत्र हुए थे, और इसमें 29 देश आपके शामिल थे। और यहीं से गुटनिरपेक्षता का जो प्रोसेस है वो आपका आगे बढ़ता है। फिर है इंडो US जो ट्रीटीज होती है 20 साल के लिए मित्रता और फ्रेंडशिप की, वो आपका 1971 में आपकी हुई थी। और जो गुजरात डॉक्ट्रिन है वो आपकी
पड़ोस की विदेश नीति से आपकी संबंधित है, 1996 में आई थी, जिस समय जो आई.के. गुजराल है वो आपके इंडिया के विदेश मंत्री थे। बाद में वो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। एच.डी. देवेगौड़ा की यहाँ पे सरकार थी। तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले आया था बांग्लू सम्मेलन 1955 में। उसके बाद सोवियत रशिया के साथ ट्रीटीज होती है कब, 1971 में। उसके बाद आपका गुजराल डॉक्ट्रिन आता है 1996 में, और उसके बाद आपका लास्ट में जो है पोखरण टेस्ट होता है सेकंड वाला 1998 में। पहला वाला हुआ था आपका जो कि 11 मई 1974 को, और कहाँ पे, पोखरण राजस्थान में। इस समय इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी जी। तो यहाँ पे बांगडोंग सम्मेलन कब हुआ था, 1955 में। इंडो सोवियत ट्रीटीज 1971 में, गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 में, पोखरण 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे यूएन से संबंधित कुछ इवेंट आपको दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि ये कब कब आया है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट है वो आपका 10 दिसंबर 1948 को ये आपका मानव अधिकारों का घोषणा पत्र आपका आता है। फिर यूएन की स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसकी प्रोसेस आपकी मतलब 1942 के अराउंड शुरू हो गई थी, जहाँ पे 1942 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने यूएन टर्म भी आपका कॉइन किया था। इसके अलावा डबार्टन जो कॉन्फ्रेंस है 1944 में वो होती है, जहाँ पे यूएनओ बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है, जिसमें कि यूएसएसआर, यूके जैसी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका हेग नीदरलैंड में, आपका 2002 में बनता है। और यहाँ पे 4 टाइप के वॉर क्राइम्स के बारे में बात की जाती है, और ये आपका यूएन का हिस्सा नहीं है। एक है आपका ICCC और दूसरा है ICJ। तो ICJ जो कि यूएन का पार्ट है, जिसपे कि भारतीय अभी जज रही है, दलबीर भंडारी का नाम सुना होगा आपने। तो ये आपका यूएन का पार्ट है, लेकिन जो ICC है वो आपका यूएन का पार्ट नहीं है। तो ये आपके यूएन इसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, लेकिन पार्ट नहीं है। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पे हमने जो 17 गोल है उसको आपका कब वो किया था, अडॉप्ट किया था 2015 में, यूएन के द्वारा आपके दिए गए थे। 17 गोल है, 169 आपके टारगेट है, और इन पे काम करना है अच्छे से, जैसे कि गरीबी हटाना है, भूखमरी हटाना है, और इन सबको आपका 2030 तक अचीव करना है। इससे पहले आपका MDC आए थे, जो कि आपका कब आए थे, 2000 में आए थे, और 2015 तक इनका टारगेट था। ये भी आपका यूएन ने दिए थे। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे, तो इन सब में आपको बताना है सबसे पहले आपका कौन आया। तो एक बार हम इसको डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले आया था यूएन बना आपका कब, 1945 में। सो यूआर बी सबसे पहले आपका आएगा, बी के बाद आएगा आपका मानव अधिकार का घोषणा पत्र ए के बाद आपका आएगा ICC का जो ऑप्शन है सी, फिर आपका लास्ट में बी, तो BACD। तो देख लेते हैं राइट आंसर आपका क्या होगा। तो BACD, सो योर राइट आंसर इज BCAD। सो ICJ, तो सबसे पहले यूएन फॉर्मेशन होता है 1945 में, फिर ICJ। तो यहाँ पे आपका ICJ लिखा है, ICC था ये 2002 में, ICJ भी 1945-46 में, फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में, फिर SDG 2015 में। देख लेते हैं एक बार। यस, ICJ था ये आपका 1945 में आता है, और ICC आपका 2002 में आया था। थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, BCAD। सो योर राइट आंसर इज ए। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है। दूसरा है यह वैश्विक शासन और मानवाधिकार के विकास को दर्शाता है यहाँ पे। तो क्वाड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं आपको बतानी है। तो फर्स्ट क्वाड लीडर वर्चुअल समिट, पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था क्वाड का। रिवाइवल ऑफ क्वाड इन मनीला में क्वाड का पुनर्जन्म। शिंजो आबे कॉन्फ्रेंस ऑफ द टू सी स्पीच, यानी शिंजो आबे का कॉन्फ्रेंसेस ऑफ टू सी भाषण। फिर है फर्स्ट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर, विदेश की
पहली क्वाड विदेश मंत्री बैठक। तो अभी आपने सुना होगा कि हाल ही में क्वाड की बैठक जो है विदेश मंत्रियों की इंडिया में हो रही थी। हाल ही में मार्को जो रूबियो है, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी यानी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, वो इंडिया आए थे, बहुत जगह आपके घूमे भी थे। तो क्वाड का जो सम्मेलन है अर्ली 2026 में इंडिया में होना था, लेकिन अब लास्ट में आपका होगा। तो सबसे पहले शिंजो आबे ने क्वाड को जो आइडिया दिया था वो कब दिया था? 2007 में। तो फिर आपका रिवाइवल ऑफ क्वाड यानी उसका पुनर्जन्म होता है आपका 2017 में। फिर आपका क्वाड की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक होती है कब? 2019 में। और 2021 में इसका पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था और 2026 में इंडिया में होना था, अभी तक आपका नहीं हुआ। ईयू की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा सबसे पहले आया। ट्रीटीज ऑफ रोम कब आई? रोम की जो संधि थी 1957 में। इससे पहले पेरिस की जो संधि थी वो भी इसी से रिलेटेड है, 1951 में आई थी। इसके अलावा जो शेंजन एग्रीमेंट है जो कि फ्री पासपोर्ट सिस्टम है, आप अगर एक देश का ईयू का वीजा लेते हैं 27 कंट्रीज में से तो पूरे आप यूरोपियन यूनियन में आपका घूम सकते हैं। तो ये आपका 1985-86 के अराउंड आपका आया था। इंट्रोड्यूस ऑफ यूरो करेंसी, तो आप सभी को पता होगी कि यूरोपियन यूनियन की एक करेंसी है जिसका नाम है यूरो। तो बहुत सारे कंट्रीज जो है इस यूरो को फॉलो करती है। इसके बाद मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो कि ईईसी था, इकोनॉमिक कॉपरेशन करके, वो आपका यूरोपियन यूनियन में तब्दील होता है। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में आती है। फिर यूरोपियन यूनियन आपका किस नाम से जाना है? यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है 1993 से, जो ईईसी था। तो इसकी प्रोसेस बहुत पहले से 1957 से आपकी शुरू हो चुकी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है रोम की संधि जिसके द्वारा इकोनॉमिक यूरोपियन कम्युनिटी की स्थापना हुई थी 1957 में। शेंगेन एग्रीमेंट 1985 में। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी ईयू की स्थापना होती है और यूरो मुद्रा आपकी लागू होती है। कन्वेंशन हुआ था यूरो मुद्रा से संबंधित 1999 से। एम्स्टर्डम की ट्रीटीज आपने सुनी होगी। फिर 2002 में ये आपकी लागू होती है। इसके अलावा जो नीस की संधि आती है आपकी कब? 2001-2 में। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में प्रवेश की बात की जाती है, एडमिशन लेना है आपका। अगर उस एडमिशन को आपका कैंसिल करना है यानी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है तो वो लिस्बन की ट्रीटी थी, वो आपकी कब आई थी? 2007 में, जिसके थ्रू आपका जो ब्रिटेन है वो ब्रेक्सिट के थ्रू यूरोपियन यूनियन से आपका अलग हुआ था। पहले आपके 28 मेंबर्स थे, अब आपके कितने मेंबर्स है? 27। तो वहां पे 2016 में आपका जनमत संग्रह होता है और 2020-21 के राउंड वो आपका बाहर निकल जाता है यूरोपियन यूनियन से। फिर आपका यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के कुछ राउंड दिखे हैं। तो सबसे पहले हमने ये अभी बताया था। तो सबसे पहले डब्ल्यूटीओ, एस्टैब्लिश ऑफ डब्ल्यूटीओ, पहले तो आपका क्या आता है? डिलन। फिर आपका डीकेटी कैनेडी राउंड, फिर आपका आता है टोक्यो राउंड, फिर उरुग्वे राउंड, फिर मैराकिश राउंड जो था, और लास्ट में डब्ल्यूटीओ। तो यहाँ पे आप इससे याद रख सकते हैं। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1960-61 में डिलन राउंड आयोजित हुआ था। 1973 से 1979 में आपका टोक्यो राउंड, फिर 1996 से 86 से 94 उरुग्वे राउंड। फिर डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है कब? 1 जनवरी 1995 को। फिर आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्योटो जो प्रोटोकॉल है और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है। सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन सा कब आया। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आपका आया था, जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों के बैनिंग, मतलब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना उससे संबंधित है। और 6 ग्रीन हाउस गैस को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था। और यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस गैसों में जो है बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस पे प्रतिबंध लगाने का बात किया गया था, जैसे मीथेन, सीएफसी, अन्य जैसे। और इंडिया ने इसको साइन किया था 2002 में और लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में। फिर आपका इससे पहले बात करें 1992 में आपका अर्थ समिट आई थी, यानी जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, और रियो डी जेनेरियो में हुई थी। यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई थी। फिर आता है पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2020 के बाद से था। तो सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल 2020 तक आपका था, उसका जब खत्म होता है तो उससे पहले 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हो जाता है, जहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री से कम रखना था।
तो ये आपका उससे संबंधित। फिर ग्लासगो समिट आपने काफी फेमस थी, जहाँ पे इंडिया ने कार्बन न्यूट्रल का जो टारगेट था नेट जीरो का वो लिया था। बहुत सारे 5 पंचामृत नाम से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टारगेट वहाँ पे दिए थे। तो इन सबको आपको देखना है कि सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले आपका अर्थ समिट आई थी 1992 में, रियो डी ब्राजील में आयोजित की गई थी। बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। फिर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, फिर पेरिस एग्रीमेंट, फिर ग्लासगो क्लाइमेट समिट। और भारत और अमेरिका से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट समझौते, जैसे कि आपका यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच। तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले आपका कौन आया था। तो सबसे पहले जो यूएसए के बीच है GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मेमोरेंडम करके एक एग्रीमेंट था, जो कि 2002 में आया था। उसके बाद आपका आया था लेमोआ 2016 में। फिर आपका कॉमकासा 2018 में, जो कि कम्युनिकेशन इनसे संबंधित था। फिर आपका बेका 2020 में। इससे पहले न्यूक्लियर डील हुई थी कब? 2005 में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता, 2016 में लेमोआ पर हस्ताक्षर हुए थे, 2018 में कॉमकासा समझौता हुआ था, बेका बेसिक एक्सचेंज करके एक समझौता हुआ था 2020 में। तो GSOMA करके भी हुआ था आपका 2002 में। तो ये आपकी इसकी व्याख्या है। फिर आपका यहाँ पे यूएन के पीस कीपिंग मिशन से संबंधित है। तो लेबनान में पीस कीपिंग मिशन कब आया था? कंबोडिया में, कोंगो में या दक्षिणी सूडान में? तो सबसे लास्ट में दक्षिणी सूडान आएगा आपका। तो सबसे पहले जो हम बात करें कि लेबनान में 1978 में, फिर आपका दूसरा कोंगो में 1992 में, 2010 में आपका कहाँ पे आया था? 2010 में अगर बात करें तो आपका कंबोडिया में, एंड लास्ट में आपका आया था दक्षिणी सूडान में 2011। ब्रिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है। फर्स्ट ब्रिक्स सम्मेलन हेल्ड इन कहाँ पे हुआ था? USSR में हुआ था, सोवियत रशिया में 2009 में। साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 के अराउंड NDB आपका बना था। ब्रिक्स एक्सपेंशन जो अनाउंसमेंट आपकी हाल ही में आपकी हुई थी, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सो ये आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले 2009 में आपका ब्रिक सम्मेलन होता है। 2006 में ये आपका 6 के राउंड ब्रिक के नाम से बना था। जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो ब्रिक्स बन गया। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। फिर NDB 2014 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ था 2023 में। आप ब्रिक्स की समिट इंडिया में इस साल होने वाली है आपकी। तो यहाँ पे कुछ आपका आसन थे। तो आसन का फॉर्मेशन 1967 10 अगस्त 1967 को हुआ था। 5 देशों ने स्थापना में भाग लिया था। फिर आसन रीजनल फोरम 1994 में। फिर आता है ईस्ट एशिया समिट 2005 में, इंडिया भी इसका पार्ट है। RCP एग्रीमेंट इंडिया 2019 में से बाहर हो गया था। तो कब आया आपका? तो व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले आसियान का फॉर्मेशन 1957 में। फिर ईस्ट मतलब आसियान रीजनल फोरम की शुरुआत होती है 1994 में। ईस्ट एशिया समिट 2005 में, और 2020 में RCP आया था आपका। नेक्स्ट से आपका यहाँ पे कुछ और भी दिया है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ नाटो कब हुआ था? 1949 में। एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1991 में। नाटो ने कोसोवो में इंटरवेंशन किया था आपका 1999 में। फिनलैंड ने ज्वाइन किया है नाटो को हाल ही में। तो तब आपके 32 मेंबर हो चुके हैं स्वीडन और फिनलैंड में। तो सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ होगा, उसके बाद कोल्ड वॉर का अंत हुआ। नाटो जो है वेस्टर्न अलाइज था, और जो USSR का था उसका नाम था वार्सा पैक्ट, 1955 में आपका बना था। फिर आपका शीत युद्ध का अंत होता है, बर्लिन दीवार का फॉल होता है उसके बाद। फिर आपका 1999 में कोसोवो में नाटो इंटरवेंशन करता है, और 2023 में फिनलैंड भी नाटो को ज्वाइन करता है। आपको कुछ जो क्राइसिस के बारे में बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा क्राइसिस आया? तो सबसे पहले आया था मैक्सिकन पीसो क्राइसिस, या एशियन फाइनेंस क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस, या यूरोपियन डेब्ट क्राइसिस। तो सबसे पहले आया था आपका मैक्सिकन पेसो क्राइसिस, उसके बाद एशियाई वित्तीय संकट, जिसके बाद G20 की स्थापना होती है 1997 में। ये आया था 1999 में G20 आपका बनता है। 2008 में भी, जिसको सब लोन क्राइसिस आपका कहा जाता है,
और ये आपका काफी भयंकर था। 2008 में ये हुआ था, वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी। 2010 में यूरोपीय ऋण संकट आपका शुरू हो चुका था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे हमने आपका मैथ द फॉलोइंग नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि आपके यूजीसी नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कल भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करेंगे। सो थैंक यू फॉर